तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सी तक कंप्लीट कर चुके थे। देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो रीड कर रहे हैं वो हमारे लिए फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड हुआ। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में अब तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए। फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हम लोग एक ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को रीड करना चाहेंगे, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेटेड रखना चाहेंगे, तो उस ऑटोमेटेड से रखने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे कि सर ना डाटा कितने टाइप के होते हैं। तो मास्टर डेटा वगैरह हम लोगों ने रीड किया था, ट्रांजेक्शन डाटा, क्यों इनको अलग अलग करते हैं। फिर वाउचर क्या होते हैं, वाउचर के टाइप, वाउचर नंबर वगैरह हम लोगों ने उनके रूल्स वगैरह रीड किए थे। ग्रुपिंग ऑफ लेजर पढ़ा था, प्रोसेस क्या होता है, अकाउंट्स वगैरह कैसे मेंटेन किया जाता है। फिर फ्रंट हैंड बैक हैंड का प्रोसेस पढ़ा था, ये हमारे लिए क्यों सेपरेट किए जाते हैं। फिर हमारे लिए सॉफ्टवेयर काम करने के लिए 2 बेसिस, इंस्टॉल्ड बेसिस पर और वेब एप्लीकेशन पर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने ए पार्ट में बेटा कंप्लीटली रीड करा। जब आप ये सीख गए तो सेकंड पार्ट आपका ईआरपी का आया, जिसमें ईआरपी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बड़ा, ईआरपी के बेनिफिट्स को रीड किया, ईआरपी के फीचर्स को हम लोगों ने रीड किया। फिर हमारे लिए ईआरपी से रिलेटेड कंटेंट में उसके रिस्क एंड कंट्रोल हमारे लिए बनकर आए। तो हमारे लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पड़ा, उसके बाद 5 अलग तरह के रिस्क हम और उसकी कंट्रोल की टेबल हम लोगों ने रीड करी। उसके बाद हमारे लिए ऑडिट आया। ये हमारा सारा टॉपिक सेकंड पार्ट में हमारे लिए ईआरपी में गया। थर्ड में हम लोगों ने ईआरपी के मॉड्यूल्स को रीड करा कि ईआरपी को एक साथ तो नहीं मिलता है, मॉड्यूलर फॉर्मेट होता है, आपको जैसे मॉड्यूल चाहिए उनको ले सकते हो। तो उसमें सर हमने सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस क्या होता है उसे पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस का फ्लो क्या होता है उसे पढ़ा। फिर मॉड्यूल 3 कैटेगरी पर डिवाइड हुए, एक बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो 3 बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफाइन किए थे कि बिजनेस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के बेटा हमारे लिए होते हैं। उन बिजनेस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हम लोग अगर बेटा मॉड्यूल डिफाइन कर रहे थे, तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अलग होगा, वहाँ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री चाहिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में अलग, यहाँ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री अलॉन्ग विथ मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल हमारे लिए चाहिएगा। फिर सर्विस वाले के लिए सिर्फ अकाउंटिंग मॉड्यूल ही रिक्वायर्ड होगा। फिर 11 टाइप के हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल पढ़े, उनके फीचर्स और अलग अलग प्रोसेस कंटेंट हम लोगों ने रीड करा था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये सारे मॉड्यूल जो होते हैं सर वो हमारे लिए इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तो इंटीग्रेटेड होने के लिए हम लोगों ने इनका क्यों इंटीग्रेशन चाहिए वो रीड किया। फिर हमारे लिए अलग अलग बेटा कौन कौन से किस किस के साथ हमारे लिए इंटीग्रेट करेंगे उसको हम लोगों ने रीड करा था। ये सारा टॉपिक अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। पार्ट डी, जिससे भी आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहेंगे, और वो ये रहेगा कि बेटा ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोगों का है, इस ईआरपी सॉफ्टवेयर का मेन ऑब्जेक्ट ही यही रहता है ना कि बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना। सर रिपोर्ट्स इन द सेंस, हर बिजनेस ना अलग अलग तरह की रिपोर्ट पीरियोडिकली बनाती है। वो ये देखना चाहेगी ना इन 7 डेज में हमारे लिए कितना कैश का इनफ्लो आया है, कितना आउटफ्लो गया है, कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, या कितने कस्टमर हमारे शोरूम पर आए, उनमें से कितने सेल कर गए, मतलब कितना माल हम उनको बेच पाए, इनको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जो प्रोडक्ट हमने सेल करा है उनमें से कितने प्रोडक्ट पर गारंटी वारंटी की इश्यूज आए। तो ये सारी रिपोर्ट से हम लोगों को टाइम टू टाइम तैयार करना होगा। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग अपने हिसाब से तैयार करते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स लीगली तैयार करने पड़ते हैं। बैंकों के लिए एक आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो गया, एक लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो मेन ईआरपी हम लोगों को ना इन सारी अलग अलग रिपोर्टिंग करने के लिए हेल्प करता है। इस पार्ट डी में हम लोग इन्हीं के बारे में रीड करने वाले हैं, और पार्ट डी को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये इनके 4 टॉपिक है। ये चारों हम लोगों को रीड करना है, ये 1 बाय 1, इसलिए 4 पार्ट में। हमने सेकंड चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ABC कर चुके हैं। फिर फोर्थ पार्ट को अगेन 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा रिपोर्टिंग से रिलेटेड रहेगा, ये थोड़ा सा समझ के रखना। तो यहाँ पहला पॉइंट आएगा रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस। एमआईएस हम लोग बेटा ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं। फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस को रीड किया जाएगा। फिर हम लोग फिर 2 टॉपिक आएंगे, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो रहेगा हमारे लिए XBRL क्या होता है, वो हम लोग टॉपिक से पढ़ेंगे तब डिस्कस करते हैं। फिर हमारे लिए आएगा एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ऑल ओवर अगर हम लोग कहें तो फोर्थ पार्ट में सेकंड चैप्टर में 4 पॉइंट हमारे लिए वापस से आते हैं। पहला रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस रीड करेंगे, रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस।
फिर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे BI बोलेंगे, फिर BR बिजनेस रिपोर्टिंग एंड XBRL कर एक टॉपिक रीड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, ये 4 टॉपिक हम लोगों को रीड करने हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 पार्ट डी, 4 टॉपिक हम लोगों को। सबसे पहला पार्ट आएगा रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS, फिर आएगा डेटा एनालिटिक्स एंड BI, फिर आएगा बिजनेस रिपोर्टिंग एंड XBRL, देन होगा हमारे लिए एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट माइंड में गया होगा कि हम लोगों को ये 4 पॉइंट से बेटा कंटेंट को तैयार करना है। इन चारों में सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए जो बनकर आता है वो होगा रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS, हम लोग रीड करेंगे। तो ये पूरा पॉइंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS में 4 क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंस कम है बट 4 क्वेश्चन रहते हैं। एक रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, MIS में 3 ही क्वेश्चन है। MIS रिपोर्ट क्या होता है, कौन MIS रिपोर्ट को यूज करता है, और MIS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तो ये 3 मेन टॉपिक बेटा हमारे लिए यहाँ पर आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को फोर्थ पार्ट चैप्टर नंबर 2 का पार्ट डी, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS, देन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, देन बिजनेस रिपोर्टिंग एंड XBRL, देन एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। और उसमें भी हम लोग फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग सिस्टम एंड MIS में पहला पॉइंट एक तो रिपोर्टिंग सिस्टम को रीड करना होगा। MIS में 3 क्वेश्चन हमारे लिए होंगे, एक होगा हमारे लिए MIS रिपोर्ट क्या होता है, फिर कौन MIS रिपोर्ट को यूज करता है, फिर हमारे लिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन MIS में क्या होता है, इसको हम लोगों को रीड करना है। सबसे पहला सर रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम इन द सेंस जो आप लोगों के लिए रिपोर्ट बनाकर तैयार करें। सर रिपोर्ट इन द सेंस बेटा हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं अभी तक हमारे बिजनेस की किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, कि हम लोगों ने 15 डेज पे कितना प्रोडक्शन किया है, कितना रॉ मटेरियल हमारे लिए काम आया है, गुड्स इनफ्लो कैसा हो रहा है, आउटफ्लो किस तरीके से जा रहा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे। तो रिपोर्ट का मीनिंग होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिंपल एंड मीनिंगफुल वे, उसे रिपोर्ट कहते हैं। और जो हम लोगों को रेगुलर बेटा रिपोर्ट्स बनाकर देता है उस सिस्टम को हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, ए रिपोर्ट बेटा हमारे लिए इसका सिंपली मीनिंग होगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे को हम लोग रिपोर्ट बोलेंगे। और इसलिए रिपोर्टिंग सिस्टम हमारे लिए एक सिस्टम होगा जो रेगुलर रिपोर्टिंग आप लोगों को बनाकर देगा ऑन द प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सर प्री डिसाइडेड इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर होगा जो आप लोगों को अगर सेल्स पर चाहिए तो सेल्स के कितने हिसाब से आप लोगों को रिपोर्ट बनानी है ये प्री डिसाइडेड होगा। 7 डेज की रिपोर्टिंग करनी है या 15 डेज की या पर डे की, ये आप लोगों को पहले से डिसाइड करना होगा। उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम आप लोगों के लिए ERP सॉफ्टवेयर आप लोगों को रिपोर्ट्स बनाकर दे देगा। तो रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है पहले तो रिपोर्ट का मतलब ध्यान रखो। रिपोर्ट मींस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे उससे रिपोर्ट कहेंगे। और रिपोर्टिंग सिस्टम इज अ सिस्टम जो कि हमारे लिए रेगुलर रिपोर्टिंग करेगा ऑन द प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाकर देगा उससे हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। लाइक ना हमारे लिए बेटा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में एक रिपोर्ट काम आती है और वो जरूरी होता है कि हमारे लिए ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट का मेन मतलब ही होता है कि राइट टाइम पर राइट पीपल को राइट डिसीजन मेकिंग करने के लिए रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ERP की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने भी यही बोला था। तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना हमारे लिए यही मेन ऑब्जेक्ट होता है कि ना राइट इंफॉर्मेशन राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर राइट पीपल को मिल जाए ताकि वो राइट डिसीजन ले पाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 मेन रिपोर्ट होती है, एक को कहते हैं बैलेंस शीट और एक को कहते हैं P&L, जो कि हमारे लिए ना फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए काम आती है। ये रिपोर्टिंग ही तो है ना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन सिर्फ ये 2 रिपोर्ट ही नहीं होती है कि जिससे कि आप लोग सारे डिसीजन ले सको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बेटा बैलेंस शीट एंड P&L होता है, बट ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि बस इसी के बेस पर सारे डिसीजन होते होंगे। हमें अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग पर्पज की रिपोर्ट चाहिए होती है। एक कंपनी जो होती है ना बेटा वो बेसिकली फाइनेंस फंक्शन को मॉनिटर करती है और फाइनेंशियल पोजीशन को मंथली चेक करती है।
अब मंथली चेक करने के पीछे रीजन ये रहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन की हमारा कितना पैसा है कितना नहीं है, जिससे कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए कि इस मंथ हम लोगों को और कितना कैश रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ प्लानिंग्स के लिए हम लोगों को कितनी पैसे की जरूरत होगी, ये सारा हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। की रिपोर्ट्स आर एनालाइज, जो भी की रिपोर्ट होती है वो एनालाइज की जाती है मैनेजमेंट के थ्रू, किस रीजन से, ताकि वो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन ले सके एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोगों को एक महीने की हर एक 31 तारीख को मान लो 1 करोड़ रुपए सैलरी के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए। अब रिपोर्टिंग हो ही ना प्रॉपर्ली और हमें पता ही ना चले कि अभी तो हमारे पास 80 लाख ही हम लोग बाकी के कहाँ से देंगे 20 लाख, तो पहले से रिपोर्टिंग होकर तैयार होगी, आपको पता चलेगा कि 20 लाख की डेफिशिएंसी आने वाली है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन कर लोन एडवांस वगैरह की अरेंजमेंट करोगे। साथ ही में ना बेटा हम लोग हमारे जो भी रिपोर्ट बनाते हैं फाइनेंशियल जो भी बनाते हैं उसका पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। रिव्यूडिक करने का मतलब हम लोग चेक करेंगे ना, ताकि दो चीजें हमारे लिए ऑब्जेक्ट मिले, एक तो हमारा फाइनेंशियल हाइजीन बना रहे और किसी तरह का मिस स्टेटमेंट हम लोगों के सामने ना आए कि हमारी कंपनी की रियल पोजीशन क्या है, वो रियल पोजीशन हम लोगों को पता चलता रहे उस, ताकि हमारे लिए किसी तरह का मिस स्टेटमेंट नहीं निकल कर आए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईयर एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है ना कैश से रिलेटेड, वो हर कंपनी बेटा ना मंथली चेक करती है, जिससे दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो फाइनेंशियल हाइजीन बना रहता है, प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बनी रहती है, और जब आप ईयर एंड पर कोई भी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें किसी तरह का कोई मिस स्टेटमेंट नहीं आएगा। कंपनी स्पेशली जो लार्ज लिस्टेड कॉर्पोरेशन होती है ना, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करती है और एट लार्ज प्रोवाइडिंग मैनी इंसाइट एज टू उनके ऑपरेशन को, उनके फ्यूचर को, और देयर ये हमारे लिए एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे लिए यहाँ पर रिपोर्ट्स दी जाती है। तो सर रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, 5 लाइनों में मैंने इन पैराग्राफ्स को डिवाइड किया है। सर पहले तो रिपोर्ट ध्यान रखो, तो रिपोर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल एंड प्रॉपर वे, उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो सर रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये बेटा ना हम लोगों का एक सिस्टम ऑफ रेगुलर रिपोर्टिंग ऑन द प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर देता है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्योंकि हम लोग रीड कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस होता है राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम टू राइट पीपल फॉर राइट डिसीजन मेकिंग। दो मेन रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंशियल में, एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है P&L, जिससे कि हमारे लिए दो चीजें पता चलती है, एक फाइनेंशियल पोजीशन एंड एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन सिर्फ ये दो रिपोर्ट ही नहीं होती है जिससे कि आप सारे डिसीजन ले सको, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी जनरली ना अपने फाइनेंशियल फंक्शंस को मॉनिटर करती है और मंथली बेटा ना पोजीशन को चेक करती है, और जिससे कि वो एनालाइज कर पाए और अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर ले पाए। अब इस मेन रीजन रहता है कि इन रिपोर्ट को पीरियोडिकली व्यू करने का, एक तो फाइनेंशियल हाइजीन बना रहता है और किसी तरह का कोई मिस स्टेटमेंट हमारे लिए ईयर एंड की फाइनेंशियल पोजीशंस पे नहीं दिखता है। कंपनी जो कि बेटा लार्ज स्केल लिस्टेड कंपनी है, वो अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, अखबारों में डालती है, उसमें वो अपने ऑपरेशंस को भी दिखाती है, अपने फ्यूचर को भी, और ये इनकी एक तरीके से बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये आप लोगों का रिपोर्टिंग सिस्टम। बेसिकली बात ध्यान रखना, रिपोर्ट किसको कहते हैं, तो सर हमारे लिए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे को रिपोर्ट कहते हैं, और एक सिस्टम जो कि रेगुलर रिपोर्टिंग करता है ऑन द प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट पर, उसे हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब हमारे लिए अगला टॉपिक आता है और वो होगा हमारे लिए MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS में हम लोगों को ना 3 टॉपिक रीड करने हैं। सबसे पहला आता है कि सर MIS रिपोर्ट क्या होता है, कौन इसको यूज करता है और इसमें इंफॉर्मेशन कौन सा दिखाया जाता है। तो MIS होता क्या है, तो MIS रिपोर्ट एक इस तरह का टूल होता है जो कि ना मैनेजर्स यूज करते हैं। कौन यूज करेंगे, तो मैनेजर यूज करेंगे। सर मैनेजर किसके लिए करेंगे, तो बिजनेस प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए और उसको ऑपरेशन को प्रॉपर बनाने के लिए। MIS मैनेजमेंट के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जिससे MIS में बेटा रिपोर्ट्स तैयार होगी और उस MIS रिपोर्ट्स को मैनेजर से यूज करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर यूज करेंगे, ताकि उनके बिजनेस में जो भी प्रोसेस हो रही है ना, उनके डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसेस हो रही है, उसको प्रोसेस को इवेल्युएट कर सके और उसे ऑपरेट कर सके प्रॉपर वे में। उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार होती है पर्टिकुलर मैनेजर के लिए, उसे हम लोग MIS रिपोर्ट बोलते हैं। तो लाइक अगर हम लोग बोले सेल्स डिपार्टमेंट की जो सेल्स की प्रोसेस है, हम लोग 6 प्रोसेस को रीड कर आए थे, तो जो सेल्स मैनेजर होगा ना, वो रिपोर्ट को चेक करेगा कि हमारे लिए प्रॉपर वे में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है,
वो प्रॉपर इवेल्युएट करेगा और ऑपरेशन प्रॉपर वे में बनाए रखने के लिए एक रिपोर्टिंग तैयार करेगा, जिससे हम लोग MIS रिपोर्ट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा ना 6 प्रोसेस हमारे लिए होते हैं। हम लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को इवेल्युएट करेंगे, कोटेशन मंगाएंगे, कोटेशन इवेल्युएट करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारे लिए जो बनकर आएगी वो हमारे लिए बेटा चेक कर कर हमारे सॉरी परचेज के प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कशन करा था, तो वो 9 प्रोसेस को चेक किया जाएगा। सेल्स वाले के लिए 6 के प्रोसेस को, तो प्री सेल्स एक्टिविटीज की जाएंगी। फिर आप लोगों के लिए बेटा ऑर्डर लिया जाएगा। ऑर्डर लेने के बाद हम लोग बेटा इन्वेंट्रीज को चेक करेंगे, डिलीवरी करेंगे, बिलिंग करेंगे और पैसा ले लेंगे। ये सारी चीजें चेक करनी रहेगी सेल्स मैनेजर को कि ये प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए बेटा हमारे लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हर मैनेजर के लिए एक रिपोर्ट नहीं होगी, अलग अलग मैनेजर के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, अलग अलग बेटा मॉड्यूल होंगे जो कि रिपोर्ट बना कर देगा, जिसको मैनेजर यूज करेंगे। इससे हम लोग MIS रिपोर्ट कहते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है उसको हम जरा से डिस्कस कर लें कि ना आप लोग कस्टमर सर्विस के मैनेजर है। अब मान लीजिए कस्टमर सर्विस के एक मैनेजर है और आपके अंडर जितनी भी टीम काम कर रही है ना, उन पर कस्टमर के प्रॉब्लम्स के लिए फोन कॉल और ईमेल बेटा हमारे लिए यहाँ पर अटेंड किए जाते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 300 प्रॉब्लम्स पर डे बेटा हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से मैनेजर के पास ये रिपोर्ट आ रही थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी कस्टमर से या कहीं और से भी, बाहर से भी, अपने रिसोर्सेज से, कि आजकल जो आपके एग्जीक्यूटिव्स है वो उनसे आंसर मिलने में कुछ टाइम लग रहा है। जैसे आपने देखा है प्रॉब्लम हमारे को कुछ होती है, हम सर्विस डालते तो आता है कि विद इन 24 आवर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर 24 आवर्स में भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है ना कि हमारी प्रोसेस 24 आवर्स में पूरी होनी चाहिए, मगर 24 आवर में पूरी नहीं हो रही है, तो मैनेजर चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा कि प्रोसेस पूरी क्यों नहीं हो रही है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे कि आप हमें एक रिपोर्ट बना कर दो। हमारा जो भी इस IT डिपार्टमेंट होगा, जो मॉड्यूल होगा, कि पर डे हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉल आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मेल आ रहे हैं, पर डे हम लोग उनका कितना आंसर दे रहे हैं, फोन का कितना दे रहे हैं, हम लोग हमारे मेल का कितना आंसर दे रहे हैं, कितने करेक्ट आंसर हम लोग दे रहे हैं, कितने इनकरेक्ट आंसर हम लोग दे रहे हैं, कितना टाइम इनमें लग रहा है। इन सबको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अगर हम लोगों को जज होता है कि नहीं सर हमारे कहीं ना कहीं और एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर इस एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराना चाहेंगे। ये तब ही हो सकता है जब आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट बनकर आए। तो सर MIS रिपोर्ट क्या होता है? तो MIS रिपोर्ट एक टूल होता है जो कि मैनेजर से यूज करते हैं दो चीजों के लिए, इवेल्युएट बिजनेस प्रोसेस के लिए एंड ऑपरेशन के लिए। तो इवेल्युएट करना बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन को, तो बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग जो रिपोर्ट काम में लेते हैं मैनेजर, उसे MIS रिपोर्ट कहते हैं। There are different kind of MIS report and that may be used to visually different kind of information। तो अलग अलग तरह की रिपोर्ट होती है, उनमें अलग अलग बेटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग मैनेजर के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। जो मैं एग्जांपल आपको अभी रीड कर रहा था वो यही है कि मान लो आप एक मैनेजर है बेटा एक कंपनी के कस्टमर सर्विस के, आपका स्टाफ ना फोन कॉल और ईमेल लेता है 300 कस्टमर पर डे, लेकिन कुछ दिन से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कंप्लेन कर रहे हैं कस्टमर कि बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चंस का आंसर मिलने में। आपका अपर मैनेजमेंट जो है कंपनी का कंसर्न कराया आपसे और जानना चाहता है कि वो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करें, लेकिन बट बिफोर द डिसाइड दे नीड टू गिव देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड होगी। तो आप कैसे करोगे? यहाँ हमारे लिए एक MIS रिपोर्ट काम आएगी। बिजनेस मैनेजर एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू एग्जीक्यूटिव रिले ऑन रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम। इस सिस्टम पर एक रिपोर्ट जनरेट करने को कहा जाएगा सभी बंदों से, ताकि आप बेसिक डेली एक्टिविटीज और प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई है जिसको आप लोग ना डिसीजन ले सके और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है या नहीं हो रही है। तो जनरल सा हमारे लिए MIS रिपोर्ट का मीनिंग यहाँ आपने ध्यान रखना है। तो MIS रिपोर्ट बेटा एक टूल होता है जो कि हमारे लिए मैनेजर यूज करते हैं। सर किस लिए? इवेल्युएट करने के लिए। सर किसको इवेल्युएट करने के? दो बातों को, बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस ऑपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए काम में लेते हैं। इस रिपोर्ट में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये रिपोर्ट कौन काम में लेता है, इसका कोई आंसर है नहीं यहाँ कौन काम में लेता है। सारे जने काम में लेते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजर होते हैं वो हमारे लिए काम में लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ
यहाँ ये कह रखा है कि MIS जो सिस्टम होता है ना, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, उस पर आपको ऑन डिमांड रिपोर्ट तैयार होती है। ऑन डिमांड रिपोर्ट का मतलब आप डिमांड रिक्वेस्ट डालेंगे हमें सेल्स की रिपोर्ट बना कर दें, तो सिस्टम आप लोगों को सेल्स से रिलेटेड, क्योंकि सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होने की वजह से सेल्स मॉड्यूल से लेकर वो सारी सेल्स इन्फॉर्मेशन बना कर दे देगा। आप अगर डालेंगे नहीं हमें कैश से रिलेटेड बेटा ना हम लोगों को रिपोर्ट चाहिए, तो सिस्टम आप लोगों को डायरेक्टली कैश से रिलेटेड रिपोर्ट बना कर दे देगा। तो जैसी आप डिमांड करोगे वैसी आप लोगों के लिए रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो हु यूज MIS रिपोर्ट का कंटेंट है नहीं यहाँ, या तो सारे डिपार्टमेंट के सारे मैनेजर यूज कर सकते हैं। मेन ये है कि बेटा ना आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार होती है, क्योंकि सारे डाटा जो MIS सिस्टम होता है ना वो आपके ERP के साथ इंटीग्रेटेड जाएगा, और ERP के सारे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेटेड होगा। तो आप MIS सिस्टम पर आप ना अपनी कंडीशन डालोगे कि मुझे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का 15 दिन का सारा केस से रिलेटेड रिपोर्ट बना कर दो। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए उसको देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल डाला, let us take a case of MIS report regarding control over cash balance। मुझे कैश बैलेंस पर कंट्रोलिंग करने के लिए एक रिपोर्ट चाहिए, तो मैं वहाँ MIS सिस्टम पर ऑन डिमांड करूंगा कि मुझे ना एक वीक का पूरा कैश की रिपोर्ट जनरेट कर दो। तो सिस्टम ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि डाटा सारे डाटा वेयर हाउस में पड़े होंगे, वहां से डाटा लेकर इंटीग्रेटेड सिस्टम से एक रिपोर्टिंग बना कर दे देगा कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख में ये ओपनिंग बैलेंस था, इतना पैसा आपका कैश डिपॉजिट हुआ है, इतना पेमेंट आपके लिए हुआ था, इतना क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए इस दिन बचा था, और कैश भी हमारे लिए इतना ही था। पर डे का ये चेक होगा। मगर 5 तारीख को ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना रिसिप्ट आया, इतना पेमेंट हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना बचना चाहिए, लेकिन कैश हमारे लिए इतना बचा। इसका मतलब 50 रुपीज का एक डिफरेंस है, ज्यादा कैश बैलेंस आ रहा था, कोई रीजन हो सकता है, वो फाइंड आउट हम लोग करेंगे कि किस रीजन, कोई एंट्री तो नहीं रहेगी, रिसिप्ट हुआ लेकिन एंट्री नहीं हो पाई हो, या एरर रह गई हो, तो वो हमारे लिए फाइंड आउट किया जाएगा। और हम लोग रिपोर्ट डिटेल डालना चाहिए कि नहीं, हमें तो ये चेक करना है कि 1 तारीख को कौन कौन से हमारे लिए ना कौन कौन से नोट डिनोमिनेशन वाले केस आए थे, तो फिर वो रिपोर्ट जनरेट करके देगा। 1 तारीख को हमारे लिए 2000 के इतने आए थे नोट, 500 के इतने, 100 के इतने, 50 के इतने, ये सारी रिपोर्ट वो बना कर दे देगा। तो हमें कुछ करना नहीं होगा, सिस्टम आप लोगों के लिए इस तरह की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बना कर देगा, क्योंकि सारे डाटा वो कैप्चर करेगा अपने बेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम से, और ऑटोमेटिकली लेकर जनरेट कर दे देगा। हमने एक रिपोर्ट डाली कि नहीं, हमने तो सेल्स की एक रिपोर्ट चाहिए पर मंथ की, कितने हमने पर मंथ डेमो दिखाए थे, कितने डेमो शो किए गए थे, कितने नंबर उसमें से सेलेक्ट हुए, और कितने वैल्यू सेल हुई, कितना पैसा हमारे लिए कलेक्शन हुआ, तो ये सारी रिपोर्ट हमारे लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हु यूज में ऐसा कोई आंसर है नहीं, ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड ही है। तो देखो कंटेंट एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं। MIS सिस्टम ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है डाटा फ्रॉम वेरियस एरियाज, एरियाज का मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स है जो ERP में है। दिस सिस्टम कैन प्रोवाइड ये डेली रिपोर्ट दैट कैन बी सेंड टू की मेंबर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेली रिपोर्ट बना कर दे देगा आप लोगों को, ताकि जो मेन मेंबर्स हैं, जो कि रिक्वायर्ड होगी, जिन लोगों को इन रिपोर्टिंग है, उनको पहुंचा दी जाएगी। अधिकतर MIS सिस्टम ऑल्सो जनरेट ऑन डिमांड रिपोर्ट। डेली रिपोर्टिंग तो होगी, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट चाहिए महीने की, 7 दिन की, 6 दिन की, 2 दिन की, तो आपको वो अलग से रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। ऑन डिमांड MIS रिपोर्ट अलाउ मैनेजर एंड अदर यूजर ऑफ द सिस्टम टू जनरेट एन MIS रिपोर्ट व्हेनेवर दे नीड। तो ऑन डिमांड रिपोर्ट होने की वजह से क्या होगा ना, जब आपको जरूरत है, जितने टाइम पीरियड की जरूरत है, उस टाइम पीरियड की आप जनरेट कर पाओगे। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि MIS डिपार्टमेंट अलग से होता है, जिसका जॉब होता है बेटा गैदर करना बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, और MIS रिपोर्ट को बेटा तैयार करना। और some of these business use sophisticated computing technology and software to gather information, मतलब integrated system use करते हैं ताकि information automatic आ जाए। However, the method of collecting information does not have to be that complex। complex होता नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सारा automatically generate हो जाता है। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो सिंपल सॉफ्टवेयर हो, और जैसे आपका एक्सेल शीट तैयार करते हो, तो ये भी एक रिपोर्टिंग का तैयार करने का प्रोसेस होता है। There can be as many type of MIS report as there are division within a business। जितने टाइप के बिजनेस होंगे, डिवीजन होंगे, जितने डिपार्टमेंट होंगे, उतने तरह की रिपोर्टें बन सकती हैं। जैसे information about sales revenue and business expenses would be useful in MIS report for finance and accounting manager के लिए यूजफुल हो सकती है। वेयरहाउस मैनेजर को बेनिफिट होगा बेटा रिपोर्ट अबाउट प्रोडक्ट इन्वेंट्री कितना है, शिपिंग की इन्फॉर्मेशन का। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को बेटा रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट होकर तैयार हो जाएगी।
ट्रांसफर तो कौन यूज करता है, ऐसा कोई कंटेंट है नहीं यहाँ पर। बस आप लोगों को लॉजिकली ध्यान रखना है कि एमआईएस सिस्टम बेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है डाटा को अलग अलग एरिया ऑफ बिजनेस से, और ये प्रोवाइड करता है डेली रिपोर्ट। लेकिन बेटा ना आप लोगों के लिए अधिकतर एमआईएस सिस्टम ऑन डिमांड रिपोर्ट भी करते हैं। ऑन डिमांड रिपोर्ट होने से ये होता है कि मैनेजर को जब भी नीड है वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक अलग से बेटा डिपार्टमेंट होता है जो कि डाटा कलेक्ट करके रिपोर्टें तैयार करता रहता है। लेकिन इसके लिए हम लोग बेटा ना कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर भी काम में ले सकते हैं। ये मेथड कोई बहुत ज्यादा बेटा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर काम में लिए जा सकते हैं, इस एक्सेल सीट काम में ली जा सकती है। बहुत सारी तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, जितने तरह के डिपार्टमेंट उतने तरह की रिपोर्ट हमारे लिए होंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट को इस अलग अलग बेटा हमारे लिए रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, और वो रहेगा हमारे लिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एमआईएस रिपोर्ट। अब वापस इसमें एमआईएस रिपोर्ट के टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बात को समझना। जैसे अपने को एग्जाम्पल ऊपर कहा था ना कि वो फोन कॉल आते हैं, मेल आते हैं, मगर हम भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे, तो उसमें रिपोर्ट्स क्या तैयार होगी, उस रिपोर्ट में तो ये चीजें आएंगी जो रिपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आप लोगों को पर्टिकुलर किसी डिसीजन के लिए, वो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट तो है नहीं कि सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग बेटा इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है रिपोर्ट में। तो जैसे हमारे कॉल वाले सिस्टम में हम ये चेक करेंगे कितना कॉल स्टाफ बेटा ले रहा है और कितने ईमेल बेटा हमारे लिए एक दिन में आ रहे हैं, स्टाफ कितने कॉल अटेंड कर रहा है, कितने ईमेल आ रहे हैं, कितना टाइम हम लोगों को उन कॉल को लेने में और ईमेल का आंसर देने में एवरेजली लग रहा है, कितने क्वेश्चंस का आंसर बेटा हम लोग करेक्ट दे रहे हैं और कितनों का इनकरेक्ट दे रहे हैं। इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार होगी। जैसे आप नीचे देखोगे तो तीनों रिपोर्ट अलग अलग है। ऐसा कोई प्री डिसाइडेड रूल नहीं लगा ना कि हमारे लिए इस रिपोर्ट में ना ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर शो हो जाएगी। तो क्या आना चाहिए ये फिक्स नहीं है, तो सब अलग केस में बेटा अलग अलग हमारे लिए इंफॉर्मेशन आती है। आज की क्लास का सिर्फ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एमआईएस रिपोर्ट में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन आती है उनमें कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। इंफॉर्मेशन तो कोई सी भी आ सकती है ना, आपके डिसीजंस के लिए जो जो रिक्वायर्ड होगी वो इंफॉर्मेशन आएगी, मगर वो कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करनी चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके 4 क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें हम लोग स्टार कहते हैं। स्टार इन द सेंस स्टेबिलिटी, टाइमली होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलीवेंट होनी चाहिए। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना जो इन्फॉर्मेशन एमआईएस में दिखाई जाएगी, उसमें ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्टार होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। स्टार इन द सेंस बेटा हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, सॉरी स्टेबिलिटी ना, स्ट्रक्चर्ड हमारे लिए होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलीवेंट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलीवेंट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड एमआईएस स्ट्रक्चर इन द सेंस बेटा प्रॉपर वे में। पैराग्राफ है तो जहां तक हो सके पैराग्राफ को छोटा छोटा हम लोग बना दें ताकि अच्छे से समझ पाए, टेबल में दिखा दें, डायग्राम्स में दिखा दें, ऐसा रिपोर्ट हमारे लिए तैयार होनी चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, ताकि बहुत इजीली देखकर हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाए। सारे पैराग्राफ होंगे तो वो पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, तो छोटे छोटे पार्ट में पैराग्राफ को बांट दें, जैसे हम लोग पढ़ते वक्त भी करते हैं ना, छोटे छोटे बना दिए हम लोगों ने पैराग्राफ को। तो एमआईएस रिपोर्ट बेटा हमारे लिए ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जो रिपोर्ट बनकर तैयार होगी, कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। मेकिंग दैट इंफॉर्मेशन इजी, ताकि हमारे लिए मैनेजमेंट को हेल्प मिले अंडरस्टैंड करने में कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। हमें ट्राई करना चाहिए कि बड़े बड़े पैसेज जो है इंफॉर्मेशन में उनमें उसको ब्रेक कर दें, अलग अलग ब्लॉक चंक में हम लोग दिखा दें, ताकि हमारे लिए आसानी से, जैसे ये सारे अलग अलग बेटा हेडिंग्स में दिखा दें तो पढ़ना आसान हमारे लिए हो जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। टी का मतलब होता है टाइमली, जब चाहिए उससे रिलेटेड ही बेटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने कहा 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की चाहिए, और आप मेरे को 1 अप्रैल और 15 अप्रैल 2019 की इंफॉर्मेशन देते हो, तो मेरे लिए मतलब ही नहीं है ना बेटा, वो हमारे लिए टाइमली रहेगा नहीं। तो मैनेजर नीड टू नो व्हाट हैपनिंग नाउ और इन द रिसेंट पास्ट टू मेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। उसको ये पता चलना चाहिए ना अभी क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था, ताकि हम फ्यूचर में डिसीजन ले पाए। बी केयरफुल नॉट टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट इज ओल्ड, पुरानी बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन को काम में मत लो। मुझे उन फोन कॉल वगैरह के लिए चेक करना है तो मैं पिछले 1 महीने की चीजों को देख लू ना, मैं पीछे की 1 साल की चीजों को देखूंगा तो 11 महीने तो सब कुछ सही चल रहा था ना, तो हम किसी डिसीजन मेकिंग पर चल ही नहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ओल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, रिसेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होना चाहिए। जैसे कस्टमर के फोन कॉल और ईमेल गोइंग बैक 12 मंथ फ्रॉम द करंट डेट,
पिछले 12 महीने तक की ज्यादा से ज्यादा ले लो, सॉरी 2-3 साल तक की ले लिए, तो एनालिसिस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी एरर उनमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कलेक्शन ऑफ डाटा हम स्टेट्स में भी कहते हैं ना, वही रॉन्ग हो गया तो एनालिसिस से सब रॉन्ग जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इट्स क्रिटिकल दैट नंबर्स एड अप एंड दैट डेट्स एंड टाइम्स आर करेक्ट। जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, जिस डेट की दिखाई जा रही है, जो फिगर दिखाए जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक्यूरेट होने चाहिए। अगर वही एक्यूरेट नहीं होंगे, अलग अलग डेट की चीजें अलग अलग आ गई, मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन थी 3 तारीख की, हमने ये इन्फॉर्मेशन 5 तारीख में दिखा दी, तो फिर वो गलत हो जाएगा, आप लोग चेक नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। मैनेजर एंड अदर हु रिले ऑन एमआईएस रिपोर्ट कांट मेक साउंड डिसीजन विद इंफॉर्मेशन दैट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी उससे हम लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट रिलीवेंट होनी चाहिए, जो एरिया की चाहिए उससे रिलेटेड होनी चाहिए ना। हम लोगों को मान लीजिए बेटा फोन कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो रिलीवेंट ही नहीं है ना। वो रिलेवेंट होनी चाहिए, हमें डिसीजन जिस एरिया का लेना उसी एरिया की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एमआईएस रिपोर्ट्स नीड टू बी स्पेसिफिक टू द बिजनेस एरिया, द एड्रेस, जो एरिया डिसाइड किया गया, हमने फोन कॉल और ईमेल वाला एरिया डिसाइड किया था, तो उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो मेरे को परचेज या सेल की रिपोर्ट बना कर दे दो, कैश बैलेंस की रिपोर्ट बना कर दे दो, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज a report that include unnecessary information might be ignored। अब वो मेरे लिए क्या काम का परचेज एंड सेल्स का इंफॉर्मेशन, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। तो एक एमआईएस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए इसका कोई रूल नहीं है, बट उसमें 4 क्राइटेरिया होने चाहिए, वो स्टार होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए एंड रिलेवेंट होनी चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक। तो एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। बेटा ना चैप्टर नंबर 2 पार्ट डी, 4 दिन की क्लास, 4 टॉपिक को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पहला रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एमआईएस, फिर डेटा एनालिटिक्स एंड बीआई, फिर हमारे लिए बेटा बिजनेस रिपोर्टिंग एंड एक्सबीआरएल हम लोग रीड करेंगे, फिर एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को रीड करेंगे। आज हमने रिपोर्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ा। 4 क्वेश्चन इसमें, एक रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, रिपोर्टिंग एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, एमआईएस रिपोर्ट को यूज कौन करता है और इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी आती है। रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या खास याद रखोगे, रिपोर्ट क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे को रिपोर्ट कहते हैं। तो सर रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो रेगुलर रिपोर्टिंग करेगा ऑन प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बेटा हम लोगों के लिए जरूरी होता है कि राइट इंफॉर्मेशन राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर राइट पीपल को फॉर राइट डिसीजन मेकिंग मिल जाए। दो मेन बेटा हमारे लिए रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट एंड P&L, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। लेकिन सिर्फ ये 2 ही रिपोर्ट नहीं होती है जिससे कि हमारे लिए सारे डिसीजन हो पाए। तो कंपनी जो होती है वो जनरली बेटा ना फाइनेंस फंक्शन को और जो मॉनिटर करती है फाइनेंशियल पोजीशन को मंथली, और की रिपोर्ट एनालाइज की जाती है ताकि हमारे लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम पर बने। ये रिपोर्ट बेटा रिव्यू की जाती है 2 चीजों के लिए, एक फाइनेंशियल हाइजीन के लिए और किसी तरह का मिस स्टेटमेंट ना रहे हमारे ईयर एंडेड की बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो लार्ज लिस्टेड कंपनी होती है वो अपनी रिपोर्ट्स को बेटा पब्लिश करती है, ऑपरेशन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, और ये उनके लिए एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। एमआईएस का मीनिंग ध्यान रख लें यहाँ पर, सिर्फ एमआईएस रिपोर्ट एक टूल है जो मैनेजर यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए 2 चीजों को बेटा, एक बिजनेस प्रोसेस और एक ऑपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हमारे लिए रहती है। एक फोन कॉल का हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस करा है, कौन यूज करता है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है बेटा ना, सब यूज कर सकते हैं। तो एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट करता है वेरियस एरिया से और प्रोड्यूस करता है बेटा डेली रिपोर्ट पर। लेकिन अधिकतर एमआईएस सिस्टम जो होते हैं वो आपको ऑन डिमांड रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन डिमांड रिपोर्ट से क्या होता है, मैनेजर बेटा ना जब भी उसको रिक्वायर्ड होता है, नीड होता है, उस अकॉर्डिंग बेटा रिपोर्ट तैयार कर सकता है। लार्ज बिजनेस जो होते हैं वो अलग एमआईएस रिपोर्ट्स का बेटा डिपार्टमेंट बनाकर रखते हैं जो डाटा कलेक्ट कर कर रिपोर्ट तैयार करता है, और इसके लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं ताकि हमारे लिए सिस्टम कॉम्प्लेक्स ना बने। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बेटा ना छोटे सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट को काम में लेते हैं। बहुत तरह की एमआईएस रिपोर्ट होती है, अपने अपने डिविजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीजन अलग अलग रिपोर्ट को तैयार करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए इसका कोई रूल नहीं है, उसके क्राइटेरिया कितने होने चाहिए उसका रूल है। तो 4 क्राइटेरिया बेटा हमारे लिए एमआईएस रिपोर्ट में होने चाहिए, जिन्हें हम लोग स्टार कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ना रिपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए कि मैनेजमेंट आसानी से अंडरस्टैंड कर सके कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बड़े बड़े जो पैराग्राफ है उसे हम लोग को शॉर्ट करते हैं, अलग अलग चंक और ब्लॉक में हम लोग उसे दिखाते हैं। टाइमली होनी चाहिए, बहुत ओल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ओल्ड हुई तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे।
एक्यूरेट होनी चाहिए, जो भी डेटा दिए जा रहे हैं वो हमारे लिए राइट डेट पर राइट टाइम के अकॉर्डिंग दिखाए जाएं ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले पाएं। रिलेवेंट होनी चाहिए, जो एरिया एड्रेस किया गया उसी से रिलेटेड हमारे लिए इंफॉर्मेशन उसमें मिलनी चाहिए। तो ये आप लोगों का आज टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जस्ट रीड करने के लिए। ओके, थैंक यू। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो वो जरूर चैनल सब्सक्राइब